सुप्रभात बच्चों। हम लोग सारा आकाश पढ़ रहे थे। सारा आकाश के 2 अध्यायों को आप पढ़ चुके हैं। आपने देखा कि समर और प्रभा का विवाह हुआ है, लेकिन दोनों में आपस में बातचीत नहीं हो पा रही है। दोनों अपनी अपनी उलझनों में गिरफ्त हैं, जिसके कारण उनमें आपस में सामंजस्य नहीं बन पा रहा है। समर प्रभा को समझने के लिए तैयार नहीं है और न प्रभा ही समर के बारे में सोच रही है। प्रभा तो ये माना जा सकता है कि वह बाहर से आई हुई लड़की है और निश्चित रूप से उसको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि कोई भी पराई लड़की एकाएक नए घर को अपना नहीं बना पाती है। एकाएक धीरे धीरे अगर उसमें सामान्य होती है और अगर घर के लोग उसके साथ उचित व्यवहार करते हैं, उसे अपनाने की कोशिश करते हैं, तो धीरे धीरे वो भी वहाँ पर एडजस्ट हो जाती है और सब पे घुल मिल जाती है। लेकिन ऐसा वातावरण दिखाई नहीं दे रहा है और समर की सुहागरात वैसे ही बीत जाती है। दूसरे दिन भी उन लोगों में कोई बातचीत नहीं हो पाती है। तो पहले दिन जब बातचीत नहीं हो पाती है, तो वो तीसरे अध्याय में आप देखते हैं कि वन में लगी भयंकर आग की तरह, जैसे जंगल में जब आग लगती है तो बहुत तेजी से फैलती है। एक जगह लगेगी और पूरे वन में इतनी तेजी से फैल जाएगी कि उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती है। बहुत तेजी से फैलती है। तो यहाँ भी हम देखते हैं कि यह खबर जो है पूरे घर में फैल गया कि समर प्रभा से नहीं बोला। वह अपने कमरे में बैठा बैठा उल्टा सीधा सोच रहा था। उदासी थी कि अंधेरे के साथ साथ बढ़ती चली जा रही थी। सुबह से कई लोग पूछ चुके थे कि शायद प्रभा से भी पूछा हो, लेकिन ये बात खुल नहीं पा रही है कि प्रभा ने क्या कहा या प्रभा से किसने क्या पूछा और प्रभा ने क्या उत्तर दिया। समर से भी कई लोग पूछ चुके हैं, माँ पूछ चुकी हैं, उसके बाद भाभी पूछ चुकी हैं और अब जो है पिता भी तक भी ये बात जा चुकी है। तो समर जो है मन ही मन बहुत परेशान है। लेकिन दोनों समर और प्रभा ने ऐसी अनिच्छा दिखाई कि फिर किसी के पूछने की हिम्मत ही नहीं। अगर आप रुचि लेते हैं तभी कोई बात आगे बढ़ती है। तो न समर ने इस बारे में कोई अपनी रुचि दिखाई और न प्रभा ने रुचि दिखाई कि इस बारे में और आगे बात बढ़ाई जाए कि उन दोनों के बीच में क्या हुआ और क्या आपस में सामंजस्य न बनने की क्या वजह है। तो दोनों ने अनिच्छा दिखाई। वह अपनी तथाकथित पत्नी से नाराज जरूर था, लेकिन यह भी जानना चाहता था कि उसने उसके खिलाफ क्या क्या कहा है। मैंने पहले ही बताया था कि समर का प्रभा के प्रति आकर्षण तो है ही, यह स्वाभाविक भी है कि अपनी नवब्याहता के प्रति आकर्षण हो, और ये जानने की इच्छा भी है कि उसने हमारे बारे में क्या कहा है। ये जानने की जो इच्छा है, तो ये वो सोच रहा है और ये भी सोच रहा है कि अगर उसने वो कमरे से बाहर चला आया, उससे बातचीत नहीं की तो नाराज़ होगी और नाराज़गी में हो सकता है कि वह मेरी शिकायत कर रही हो, सबसे पता नहीं क्या क्या कहा होगा। तो जानना चाहता था। अभी तक उसके सुनने में कुछ नहीं आया था। अगर वह सबसे कुछ न कुछ कहती फिरती तब भी शायद क्या नया नहीं लगता। वो सोचता है कि कम से कम इतना तो होता, अगर कहती तब भी कुछ नई बात होती। सब कुछ वैसे ही एक रस चल रहा है, कोई भी नई बात नहीं हुई है प्रभा के आने के बाद से। अगर प्रभा उसकी शिकायत भी करेगी तब भी एक नई बात होती कि कम से कम कोई ऐसा तो है जो उसकी शिकायत कर रहा है। लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ। प्रभा एकदम चुप थे। बाबूजी ने अत्यंत गूढ़ रहस्य जानने की मुद्रा में पूछा, कुछ खास बात हुई क्या? अब बाबूजी तो अनुभवी हैं और वो सोचते हैं कि भाई ऐसी क्या बात होगी। तो बड़ा आश्चर्यजनक है कि लड़का पहली बार जो है
पत्नी के कमरे में गया और बिना उसे बात किए ही वापस आ गया। तो तब वो रहस्य भरी आवाज़ में कहते हैं, रहस्य से भरी हुई बात कहते हैं कि क्या खास बात क्या है, कुछ खास बात हुई क्या। वह चुप रहा। फिर उन्होंने पूछा, लड़ाई वड़ाई तो नहीं हो गई। वह चुपचाप निकल गया। वह पिताजी से डरता है, बचपन की मार वह भूला नहीं है। बचपन में समर के पिताजी उसे बहुत मारते थे, हर गलती पे उसकी पिटाई होती थी और जिसके वजह से उसके अंदर एक खौफ बन गया था। लेकिन बाद में वो ढीठ भी हो गया था। जो बच्चे बहुत मार खाते हैं, हमेशा उसके मारते रहिए तो फिर वो ढीठ हो जाते हैं कि चलिए हमको जो करना है हम करेंगे, बहुत होगा तो क्या करेंगे, मारेंगे ही ना, मार लेंगे। ऐसे बच्चे सोचते हैं। ऐसे ही समर भी सोचा करता था कि बहुत क्या कर लेंगे, मारेंगे ना, मार लेंगे। लेकिन अब जब बड़ा हो गया है और अब उसकी शादी भी हो गई है तो उसे एक और भी डर लगता है कि अब पता नहीं उनका जो है क्या व्यवहार मेरे साथ हो। इधर काफ़ी समय से पिताजी ने उसको मारा भी नहीं है तो उसको लगता है कि बहुत सारा इकट्ठा हो गया होगा और एक ही बार सारी कसर वे पूरी कर लेंगे, इसलिए उनसे डरता है और उनसे बचता है। उनके सामने जाने से बचता है कि उनके सामने जाने से हो सकता है कि उनको किसी बात पर गुस्सा आ जाए, तो इसलिए उनके सामने जाने से भी बचता है। लेकिन जब उन्होंने मुन्नी को भेजकर समर को बुलाया कि जाओ समर को बुला लाओ, तब पिता की बात कैसे वो टाल सकता, जाना ही था। वो गया तो कमरे में चुपचाप बैठे हुए फरसी पीते हुए धुआं निकाल रहे थे। आसपास की खाली कुर्सी और मूढ़े को देखकर लगा कि कुछ लोग उठकर अभी गए हैं। उसके पिताजी हमेशा लोगों से घिरे रहते थे, गांव के लोग आते थे, आसपास के लोग आते थे, उनमें कई विषयों पर बातचीत होती थी, लंबी बहसें होती थी। तो अभी अभी कुछ लोग उठकर गए हैं और तब पिताजी ने बाबूजी ने कहा समर से, एक कुर्सी पर कि बैठ जाओ। ये भी एक बड़ा आश्चर्यजनक बात था कि पिताजी के सामने बैठना। तो बैठने के लिए कहते हैं, लेकिन पिताजी कह रहे हैं तो बैठना है, तो बैठ गया। फिर वो बोलते हैं, क्या बात है, बहू तुझे पसंद नहीं आई। सबसे पहली बात यही होती है कि बातचीत ना होने का कारण ये हो सकता है कि बहू उसे पसंद ना आई हो। तो कहते हैं, क्या बात है, बहू तुझे पसंद नहीं आई, साफ बता ना, इसमें झिझक की क्या बात है, इसमें झिझकने की क्या बात है, संकोच की क्या बात है। सुनते हैं तू उससे बोला भी नहीं। बाबूजी कहते हैं कि सुन रहा हूँ कि तुम उससे बात भी नहीं किए, ऐसी क्या बात हो गई, तो बताओ, मैं पिता हूँ तुम्हारा, तुम भी पुरुष हो, मैं भी पुरुष हूँ और मैं पिता भी हूँ, मुझे अनुभव है, तुम बताओ आखिर बात क्या है, तो कोई रास्ता निकाला जाएगा। इसलिए वे कहते हैं कि बताओ कि क्या बात है। सुनते हैं तू उससे बोला भी नहीं। वह फिर भी कुछ नहीं बोल पाता है, वह चुपचाप सुनता रहा। वे बोलते रहे, यह भी तो सोचो कि वह बेचारी पराई लड़की किसके बूते आई है। पिताजी समझाते हैं कि वो पराई लड़की किसके बूते, किसके भरोसे आई है, वह तुम्हारे ही भरोसे आई है ना। माना कि शादी करने की तुम्हारी इच्छा नहीं थी, और सफाई भी देते हैं, मानते हैं कि तुम्हारी शादी करने की इच्छा नहीं थी, लेकिन बेटा यह लोक व्यवहार है, ये तो दुनियादारी है कि जब समाज में रहना है तो समाज में जो रीति प्रचलित हैं उनका पालन करना ही पड़ता है। तो अगर तुम बड़े हो गए हो और तुम्हारी उम्र हो गई है तो शादी तो करनी है, क्योंकि ये लोक व्यवहार है। हम लोग से बाहर नहीं हैं, हम जंगल में नहीं रहते हैं, हम इस समाज में रहते हैं। तो समाज के द्वारा जो बनाए गए नियम हैं उनका पालन करना भी जरूरी है। जब समर को इस तरह से समझाकर इतने प्यार से सारी बातें कहते हैं तो समर जो अंदर से भरा हुआ है, पहले से उसका मन एकदम भरा हुआ है और वो फूट पड़ता है। ऐसा लगता है कि कोई भरा बादल हो और जरा से हवा लगने से वो भरभरा कर बरसने लगता है। उसी तरह वह भरभरा कर रोने लगा।
इतना तेज तेज रोने लगा, फूट फूट कर रोने लगा। इतना वो दुखी था, प्रभा के व्यवहार से वो दुखी था। उसको लगता था प्रभा ने जानबूझकर उसका अपमान किया है। वह उस कमरे में गया और उसने उसकी तरफ देखा तक नहीं, उसे बातचीत तक नहीं थी, उसे प्रणाम तक नहीं किया। तो ये उसके अहंकार को ये बहुत चोट लगी थी, ठेस लगी थी कि ऐसा उसको नहीं करना चाहिए था। पत्नियां तो ऐसा नहीं करती। तो प्रभा पढ़ी लिखी है, इसीलिए उसको अभिमान है और उसने ऐसा जानबूझकर किया है। ये जानबूझकर किया है, ये सोचकर समर और भी ज़्यादा दुखी है और छत पर रात भर अकेले लेटा रहता है, रोता है। तमाम तरह की भावनाएं उसके मन में आती हैं और वह प्रण करता है कि वो नई प्रभा से बात करेगा। खुद तो बिल्कुल बात नहीं करेगा, क्योंकि वो उन लड़कों जैसा नहीं है। उन लड़कों जैसा नहीं है कि जो लड़कियों के पीछे घूमते हैं या पत्नी जो ही नई पत्नी पाए तो उनकी खुशामद करते हैं। ऐसा मैं नहीं हूँ, वो बिल्कुल इस तरह का नहीं है। इसलिए दोनों जो द्वंद्व है, एक तरफ पत्नी के प्रति आकर्षण और दूसरे ये सारी बातें उसको रोकती हैं, इसमें वो इतना परेशान हो चुका है कि जो ही बाबूजी उसके लिए बात करते हैं, इस बारे में बात करते हैं, वो भर भरा कर रोने लगता है। पिताजी की बात अधूरी रह जाती है, बाबूजी इसके आगे कोई बात ही नहीं कह पाते। फिर वो अपने पढ़ने की कोठरी की तरफ जाता है और सोचता है कि क्या करूं। दरवाजे के पास ही खड़ा है अभी, फिर अंदर जाऊंगा, फिर प्रभा भी उस कमरे में आएगी तो फिर कहीं कल वाली स्थिति न पैदा हो जाए। वो सोचने लगा कि आखिर ये बात बाबूजी से किसने बताई कि मैं प्रभा से नहीं बोला। उसी ने कहा होगा। कहते हैं ना कि जब आपस में बातचीत नहीं होती है, संवाद नहीं होता है, तो अनेक गलतफहमियों का जन्म होता है। जब आपस में बातचीत होती रहती है तो हम एक दूसरे को समझने लगते हैं। लेकिन यहाँ प्रभा के से बातचीत नहीं हुई है तो उसके मन में यह संदेह होता है कि हो सकता है प्रभा ने ये बात कही हो कि उन्होंने हमसे बात नहीं किए। अम्मा से ना कहा हो पर मुन्नी या भाभी से जरूर कहा होगा। बाबूजी से तो डायरेक्ट नहीं कह सकती है, ससुर हैं, पर्दा करना होता है, ससुर से खुलकर उनके सामने बातचीत नहीं करनी होती है। लेकिन वह या तो अम्मा जी से कह सकती है, माँ से कह सकती है, और नहीं तो भाभी से तो कह ही सकती है। भाभी हम उम्र हैं और थोड़ी सी बड़ी हैं और मजाक का पद भी है, तो उनसे कह सकती है या फिर ननद मुन्नी से कह सकती है। और जब इन लोगों तक बात आएगी तो बात घर में फैलेगी ही। जरूर कहा होगा। जब ये अभी सोच ही रहा है, अपने कमरे के दरवाजे के बाहर ही खड़ा हुआ ये सारी बातें सोच रहा है, तभी भाभी आ गई और उन्होंने कहा कि क्या ऐसे डूबे हुए सोच रहे हैं? आपकी तो शादी नहीं हुई, लग रहा है आपके ऊपर कितना बोझा आ गया है। आपको यहाँ बता दें कि भाभी एक ऐसा चरित्र है तो डबल गेम खेलती है, इधर भी चलती है उधर भी चलती है। वह नहीं चाहती कि प्रभा और समर के बीच आपसी सामंजस्य हो, क्योंकि वह प्रभा से जलती है, तो भी जिठानी है, अब वो प्रभा देवरानी है और देवरानी जिठानी से बढ़कर है। वह उससे ज़्यादा सुंदर है, वह उससे ज़्यादा पढ़ी लिखी है, वह जो है बहुत गुणवती है। इसके अलावा वो गृहस्थी के कामों में भी निपुण है। जब उसे देखने के लिए भाई साहब गए थे तो उसने जो खाना बनाकर प्रभा ने खिलाया था, वो आकर इतनी प्रशंसा करते थे कि इतना बढ़िया खाना बनाती है, ऐसा लगता है कि खाना नहीं है अमृत है। ये बात उन्होंने कहा, तो ये भी कहीं ना कहीं भाभी के मन को चुभ रही है। हर तरह से श्रेष्ठ है, तो बहुत जल्दी ही वह इस परिवार की प्रिय बहू बन जाएगी और मुझे मेरा महत्व कम हो जाएगा। इसलिए वो जो है उसे जलती है और अब चाहती है कि कम से कम समर से अगर बातचीत नहीं हो, समर और उसमें खटास पैदा हो जाए, तब तो बात बन जाएगी। क्योंकि वो जानती है कि अगर पति पत्नी में नहीं बनी तो पत्नी का परिवार में कोई नहीं होता। पति के बल पर ही पत्नियां आगे अपने ससुराल में जगह बना पाती हैं या सम्मान पाती हैं,
जो कुछ भी उन्हें मिलता है वह पति की खुशी के कारण मिलता है। पति अगर उससे सहमत है, पति उसके पक्ष में है, तो उसका ससुराल में एक धाक बनेगी, और नहीं तो सब लोग उसकी उपेक्षा करेंगे। तो जब वो सुनती है कि समर ने प्रभा से बातचीत नहीं की, तो पति पत्नी के बीच में जो सामीप्य, शारीरिक सामीप्य नहीं हो पाया, तो मानसिक सामीप्य भी नहीं हो पाएगा, और जब समीपता नहीं होगी तो फिर तो बहुत ही अच्छा होगा। इससे जो है प्रभा को सबकी नज़र से गिर जाएगी, और मेरा जो वर्चस्व अब तक कायम है, जो मैं प्रिय बहू बनी हुई हूँ, बनी रहे। इसलिए वो डबल गेम खेलते, दोनों ओर बात करती है। अब देखिए किस तरह से वो बात कह रही है। भाभी ने आकर कहा, लाला जी क्या सोच रहे हो ऐसे डूबे हुए? क्या सोच रहे हो ऐसे डूबे हुए? अपने आप में डूबे हुए क्या सोच रहे हो? तुम्हारी तो शादी ना हुई, लगता है दुनिया भर की चिंताओं का बोझ तुम्हारे ऊपर आ गया। तुम्हारी तो शादी होने के बाद से लोग खुश होते हैं, प्रफुल्लित रहते हैं, उमंगे तरंगे होती हैं, और तुम तो ऐसे व्यवहार कर रहे हो जैसे तुम्हारे पर कितना बोझ आ गया है, कितना अधिक तुमको परेशानी हो रही है। तो ऐसा लगता है कि तुम्हारी शादी नहीं हुई, जैसे दुनिया भर की चिंताओं का बोझ तुम्हारे सिर पर आ गया है। ये उसकी दुखती हुई रग को छूने की कोशिश करती है भाभी। ठीक है, तो फिर अब तुरंत चौंक जाता है समर कि अरे तो मेरी तो चोरी पकड़ी गई, यानी बात खुल गई। तो उसने इनकार किया, नहीं तो समर कहता है नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, वो छिपाने की कोशिश करता है भाभी के। फिर भाभी जो है छोड़ने वाली नहीं है, वो निकलवाना ही चाहती हैं उसके मन की बात। तो कहती हैं, एक तरह से व्यंग करती हैं, बनी नहीं क्या? अब ये तो बहुत बड़ी बात है, बनी नहीं क्या, यानी आपस में क्या सामंजस्य नहीं बन पाया आप दोनों में। तब समर बोलता है कि बन भी नहीं सकती, उसका अहंकार जाग जाता है। वो बात को समझने की कोशिश भी नहीं करता कि भाभी की मनसा क्या है, भाभी किस उद्देश्य से ये बात कर रही हैं। कहता है बन भी नहीं सकती, तो क्योंकि मैं किसी का घमंड नहीं सह सकता। तब भाभी नहले पर दहला देती है, हाँ उसको अपनी खूबसूरती और पढ़ाई का अभिमान है। तो समर कहता है कि और यहाँ पर किसी की अभिमान से दबने वाले लोग नहीं हैं, कोई किसी से कम नहीं होता है। मैं कम नहीं हूँ कि मैं उनकी खूबसूरती से, और जो कहती इतनी सुंदर भी तो नहीं है। देखिए भाभी की बात देखिए, एक तरफ कहती है कि बहुत सुंदर है इसलिए उसको घमंड है, फिर कहती है इतनी भी तो सुंदर नहीं है, वो कोई अप्सरा तो है नहीं, कोई परी तो है नहीं। तो समर को मौका मिलता है, वो कहता है कि इस पर इतना अभिमान है, अगर सुंदर होती ज़्यादा तो पता नहीं क्या करती। ठीक है, तो इस तरह से दोनों में बातचीत होती है। भाभी प्रभा के बारे में उल्टी सीधी बातें करती रही, और फिर बात को पलटने के लिए कहा कि चल के खाना खा लो। ठीक है, समर ने सुबह से कुछ खाया नहीं है क्योंकि वो बहुत दुखी है। सुबह से ही घर का वातावरण उबाने वाला लग रहा था। रात को फिर अम्मा, बाबूजी, मुन्नी और भाभी उसे समझाने लगे कि जाओ प्रभा के कमरे में, यानी समर का कमरा है, प्रभा भी उसमें है, तो तुम उसमें जाओ। समझाते हैं कि कोई बात नहीं, एक रात तो ऐसे ही बीत गई, कोई बात नहीं, हो सकता है इस रात में आपस में बातचीत हो जाए। तो समझाते हैं कि जाओ, तुमको जाना चाहिए, इतना किसी बात को अगर कोई मन में बात है तो उस बात को हटा दो मन से, बात को इतना ज़्यादा लंबा खींचना नहीं चाहिए। वह सोच रहा था कि क्या करे क्या ना करे। समर सोचने लगा कि क्या करे क्या ना करे। भाभी चाहती है कि इनकार कर दे, समर न जाए, तो समझा रही है उसको, लेकिन फिर परिवार वाले जान जाएंगे तो दिक्कत होगी, इसलिए वो बहुत धीरे धीरे बात कर रही है, और समर बहुत तेज बात कर रहा है ताकि प्रभा सुन ले। और भाभी चाहती है कि प्रभा सुने नहीं, अगर सुन लेगी तो जान जाएगी कि भड़का रही है। कहती है कि ठीक है, थोड़ा घमंड है उनको तो कोई बात नहीं है। फिर कहती है भाभी जाने दो, बच्ची है ना,
अरे पहली बार आई है और तुम ही झुक जाओ, छोटे बन जाओ। तो जब समर देखती है समर ऐसा नहीं करेगा तो फिर उसको आभास होता है कि पर्दे की आड़ में प्रभा खड़ी है। तब भाभी कहती है कि अरे ठीक है कोई बात नहीं है, फिर बात को पलट देती है, कहती है कि अरे भाई क्या बात है, एक दूसरे को समझने की कोशिश करनी चाहिए। प्रभा को ये समझा देती है, प्रभा से भी कहती है कि भाई देखो थोड़ा तुम ही झुक जाओ, तुम औरत हो, पत्नी हो, पराए घर से आई हो और वो पति है, थोड़ा झुक जाओ, मान जाओ, जब उससे माफ़ी मांग लो कि भाई कल हम आपका स्वागत नहीं करें या जो भी कमी रह गई उसके लिए माफ़ी मांग लो, क्या जाता है इससे। वो माफ़ी मांगने के लिए कहती है। तो समर को भी उम्मीद, समर ये बात सुनता है कि वो भाभी कह रही हैं प्रभा से कि माफ़ी मांग लेना, ठीक है। तो प्रभा दूध लेकर आती है, तो भाभी कहती है अगर तुम क्यों दूध लेकर आई, अभी दोनों में बातचीत समर और भाभी में हो रही है, तब तक प्रभा दूध लेकर आती है अपने कमरे की तरफ, क्योंकि कमरे के दरवाजे पर ये बातचीत हो रही है। तो भाभी कहती है अरे तुम दूध क्यों लेकर आई, और मुन्नी जो ननद हैं उनको तुमसे अभी से काम नहीं लेना चाहिए, और तुम अभी नई नई दुल्हन हो, तुम्हें क्यों दूध लाने की ज़रूरत है, हम दूध पहुंचा देते। लेकिन उसके तो मुन्नी ने जानबूझ कर भेजा था कि दूध लेकर जाओ भैया के लिए, उसके पीछे तो अलग मनसा थी। लेकिन भाभी इस बात को समझते नहीं, सोचती हैं कि अरे दूध तल उसको थोड़ा इसको चापलूसी करें कि अरे मैं कितना ध्यान रख रही हूँ कि नई नई दुल्हन हो और इससे काम कराया जा रहा है। तो कहती है कि नहीं नहीं ऐसा ऐसा मत करो, तुम क्यों दूध लेकर आई हो, बताइए मुन्नी बीबी ने आपको तुमको भेज दिया। तब तक मुन्नी देखती है कि बात बिगड़ने न पाए, इसलिए वो आवाज़ देती है भाभी जल्दी इधर आइए अम्मा बुला रही है, यानी बहाने से बुला लेती है ताकि समर और प्रभा अपने कमरे में जाएं और उन लोगों में बातचीत शुरू हो सके। तो भाभी चली जाती हैं और तो फिर प्रभा कमरे में जाती है, प्रभा के और समर को दूध का गिलास आगे सामने करती है, लेकिन कुछ कहती नहीं है। वह सोच रहा था कि वह उससे माफ़ी मांगेगी और दूध पीने के लिए कहेगी। उसने कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं बोलती है, दूध लेकर खड़ी रहती है हाथ में। अब समर को फिर बहुत गुस्सा आता है कि देखो फिर बुत की तरह खड़ी है, कल भी खिड़की के पास चुपचाप खड़ी थी, आज भी बुत की तरह खड़ी है। वह गुस्से से बाहर निकल गया। उसे इतना गुस्सा आया कि वह गुस्से से फिर कमरे से बाहर निकल गया। उस रात उसने 2 निर्णय लिए कि एक तो यह कि अब चाहें वह अपनी ओर से बोले या न बोले, प्रभा बोले या न बोले, वह नहीं बोलेगा। पहला प्रण यह करता है कि अब वो खुद प्रभा से नहीं बोलेगा। दूसरा, खूब ध्यान से पढ़ेगा, क्योंकि जो पढ़ाई से ही उसका बल था, और कहता है कि अब ध्यान से पढ़ेगा, अपना ध्यान इधर उधर नहीं भटकाएगा। सुबह प्रभा ने पहली बार खाना बनाया। दूसरे दिन सुबह प्रभा को खाना बनाना था। उसके हाथ की रसोई से समर को ही सबसे पहले खाना था। जब वह रसोई में आया तो मुन्नी, अम्मा, भाभी और अमर छोटा भाई वगैरह बैठे थे। उसने रसोई में उसके गोरे हाथ को देखा, प्रभा के गोरे हाथ को देखा, जिसमें वह अंगूठी, सोने की चूड़ी और हाथ की घड़ी पहने थी। एक आकर्षण, फिर आकर्षण, एक आकर्षण। उसके हाथ देखता है। शादी के समय में भी उसके हाथ देखा था, बहुत सुंदर हाथ थे उसके, दुल्हन के हाथ बहुत सुंदर थे। और आज भी वह हाथ देखता है जिसमें उसने चूड़ियाँ और घड़ी वगैरह पहन रखी थी, और वो उसे खाना परसती है। बहुत मन से उसने खाना बनाया है, बहुत अच्छा खाना बनाया है। लेकिन जो ही समर एक रोटी तोड़कर दाल में डुबोता है और मुंह में रखता है, वो दौड़ता है, जाकर बाथरूम की तरफ दौड़ता है और उल्टी कर देता है। सारा मुंह का जो मुंह में कौर था उसे वह निकाल देता है। ओ करते हुए वह कौर उगल दिया और बाहर आ गया। दाल में बहुत नमक था। घर में बवाल मच गया। नमक दाल में कैसे ज़्यादा हो गया, यह बात प्रभा समझ ही नहीं पाई। उसने तो ठीक नमक डाला था, और वो कहती भी है कि मैंने तो चख लिया था।
इस पर भी बवाल मचता है, अरे खाना पहले ही चख लिया। चुपचाप भाभी चुपचाप खड़ी है, मुन्नी चुपचाप कुछ नहीं बोल रही है। मुन्नी को देखकर ऐसा लग रहा है कि कोई ना कोई बात तो है जिसे वो बता नहीं रही है। भाभी बहुत अंदर ही अंदर खुश है कि रसोई उसकी खराब हो गई, पहली रसोई। और ये जो ये तमाम कसीदे काढ़े जाते थे कि वो बहुत अच्छा खाना बनाती है, उस पर जो है दाग लग गया। तमाम तरह से उसको नीचा गिराने की कोशिश जो उसकी सोच रही थी वो आज कामयाब हो गई। दरअसल भाभी ने ही आंख बचाकर दाल में ऊपर से नमक, एक मुट्ठी नमक डाल देते ताकि समर और घर के लोग प्रभा से नाराज हो जाएं। और यही होता है, समर बहुत नाराज होता है कि दाल में नमक जहर डाल बनाया है, जहर। वह तब भी नहीं सोचता है कि इसके पीछे कोई साजिश हो सकती है। वह सीधे प्रभा को ही दोषी ठहराता है और सोचता है प्रभा ने जानबूझकर ऐसा किया है, उसे अपमानित करने के लिए किया है। और इस तरह से वह इतना ज़्यादा उस पर नाराज हो जाता है, नाराज होकर घर से बाहर चला जाता है। और फिर अम्मा को एक बहाना मिलता है और सबको बहाना ये मिलता है, उसको लोग कोसते हैं। भाभी कहती है घड़ी बनाकर खाना बना रही थी। एक बात और आप देखेंगे कि हर बात में प्रभा की पढ़ाई बीच में आ जाती है। पढ़ी लिखी लड़कियों के साथ ये बहुत बड़ी बुरा होता है उनके साथ कि जब भी कोई घर में कोई काम बिगड़ता है तुरंत लोग उसकी पढ़ाई को कोसते हैं। अरे यही पढ़ी थी क्या, इतनी पढ़ी लिखी हैं फिर भी। जैसे लगता है कि पढ़े लिखे होने का मतलब है कि वो घर गृहस्थी के किसी भी काम में कभी कोई चूक ही नहीं कर सकती। किसी से भी कोई गलती हो सकती है। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप किताब पाठ्य पुस्तकों में खाना बनाने की विधि और